दोस्तों, आज युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत इनसे मिलिए में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे खास मेहमान से जिन्होंने अपनी कला और सांस्कृतिक विरासत से न केवल अपने शहर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में दिल जीत चुके हैं। इनका फोक डांस का जुनून और कला में महारत सच में लाजवाब है। इन्होंने अपने प्रतिभा से न केवल इस प्राचीन डांस फॉर्म को जीवित रखा बल्कि नई पीढ़ी तक भी पहुंचाया है। तो आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं कलाकार महेश इंगले जी से। महेश जी, हमारे कार्यक्रम यूं वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहिल जी। महेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपने शिक्षा कहाँ से पूरी की? नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम महेश इंगले है। मैं जिला बैतूल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कि अगर मेरी शिक्षा की बात करें तो मैंने एनबीएचएस स्कूल से अपना 11th-12th किया है। जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और मास्टर डिग्री भी मेरी एमए हिंदी से यहीं से हुई है। बीएड मैंने भोपाल से किया है और एमएसडब्ल्यू भी मैंने एमपी ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है। साथ ही मैं अभी वर्तमान में गीतांजलि जूनियर आईकेएस विवि से कर रहा हूँ और मेरा प्राइवेट में एक डिप्लोमा चल रहा है जो कि एमपी बोस से है, डेवलपमेंट एंड ट्राइबल डेवलपमेंट। क्या बात है महेश जी। महेश जी, कला के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ? कैसे आपका रुझान बढ़ा? हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए। कला के क्षेत्र में मुझे बचपन से ही रुचिगत रही है, नृत्य में विशेषकर रही है। मैं अपने जो सीनियर मेरे मित्र बंधु रहे हैं, इन्हें देखकर बहुत सोचता था कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ डांस करूँ। चूँकि पूर्व में आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी क कमज़ोर रही है और क्लासेस रहती थी तो मैं उनकी फ़ीस पेड नहीं कर पाता था। उन दौरान मैं 12th पास आउट होके इस जेज कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में आया। यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ सीनियर्स हैं जो ट्राइबल डांस को कर रहे हैं। एक्चुअली में मैं उन्हें समझ नहीं पाया कि कौन-सा फ़ॉर्म है, क्या है? और उनकी परिधान देखकर मुझे युवा उत्सव में बड़ा आकर्षण लगा, बहुत अच्छा लगा और एक जिज्ञासा लगी कि मुझे भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। परंतु उस समय ये था कि चीज़ें देखने को नहीं मिल पाती थी, समझ नहीं आता था, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं रहता था। सो मैं देख-देख कर वो चीज़ें सीखता था और किस्मत जो चाहती है वो होता ही है। सो एक दिन जो हमारे सर थे, कॉलेज में जो तैयारी करा रहे थे, उन्होंने मुझे अपने कॉलेज के लिए युवा उत्सव के लिए बोला कि आप भी पार्टिसिपेट करते हैं और मैं ऐसे करके उस चीज़ में जुड़ा और धीरे-धीरे मैं आज उस चीज़ को कम से कम 15 से 17 वर्षों से निरंतर प्रयासरत कर रहा हूँ। क्या बात है महेश जी, बहुत खूब। महेश जी, आपकी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस दौरान? उपलब्धि तो बस इतनी है कि आप सभी के हृदय में मैं निवासरत हूँ और चूँकि मैंने युवा उत्सव से इसको प्रारंभ किया है, सो मैंने इसे ज़ोनल स्तर तक, स्टेट तक, नेशनल लेवल तक, डीडी दूरदर्शन में और जनजाति से संबंधित जितने भी आयोजन रहे हैं, जैसे आदि रंग है, मेघमादल है, एनएसएस के लिए काम किया है, एनआईसी की है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप किए हैं। मेरे साथ की अभी कुछ बच्चियाँ हैं जो कि दिल्ली राजपथ परेड पे 26 जनवरी में जो संगीत नाटक अकेडमी का आयोजन हुआ जयतीमम भारतम, इसमें प्रस्तुति करके आई हैं। साथ ही जिन स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है वो अभी एनएस की उन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दी है, नेशनल स्कॉलर है, उसके एग्जाम दिए हैं और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। उपलब्धियों के विषय में बस यही है कि आप हमें जानते हैं, यही बहुत है। क्या बात है महेश जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आपने किन चुनौतियों का सामना करा इस दौरान? क्योंकि कला के क्षेत्र में ये आसान नहीं होता है, हम जानते हैं और पहली बात तो आना ही बहुत बड़ी बात है और फिर टिके रहना, तो वो ज़रा साझा कीजिए। ऐसा रहा है कि चुनौतियाँ तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को देखने को मिलती है, परंतु कला के क्षेत्र में कलाकारों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम होता है हमारा खुद का घर, हमारे अपने, दूसरा होता है हमारे मित्र बंधु, तीसरे होते हैं हमारे सहपाठी और चौथे नंबर पे आती है हमारी कम्युनिटी, हमारा पूरा होल समाज। इस चीज़ों को देखता है, क्यों कर रहे हो? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या मिलेगा? चाहे वो छोटा कलाकार हो, वो प्रथम वर्ष में आ रहा हो या पहली बार आ रहा हो या वो अंतराल में भी काम कर चुका हो, उसके लिए सवाल सबसे बड़ा होता है कि क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा? इन सवालों के बीच में भी फिर आर्थिक सहयोग थोड़ी-सी हम कमजोरी को देखने को मिलती है। दूसरा है कि बहुत से लोगों की नज़रों में हम होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि दिशा निर्धारित नहीं है, यहाँ कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, आगे बढ़ावा देने वाला नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चुनौतियाँ होती हैं जिसका सामना करके ही कला के माध्यम से कलाकार बनता है। बिल्कुल सही महेश जी, बहुत खूब कहा आपने। महेश जी, आप लोक कला का भविष्य बैतूल में किस प्रकार देखते हैं? जब से मैं इस विषय में कार्य कर रहा हूँ, दिशा में कार्य कर रहा हूँ, शोध कार्य करते हुए समय भी मैंने बहुत सी कठिनाइयों को यहाँ देखा है। लोक कला का भविष्य आने वाली पीढ़ी पर ही निर्भर है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, इन्होंने इन्हें जीवंत रखा है। मैं ग्रामीण अंचल में भ्रमण करता हूँ, शहरीकरण में बच्चों को देखता हूँ। सो अगर लोक कला के क्षेत्र में एक अच्छा भविष्य बच्चे चाहते हैं, सो उन्हें एक व्यापक रूप से एक मेंटालिटी को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि उनके घर का सहयोग होना उनके पास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और कार्य करना चाहते हैं।
और स्वयं का, अपने ज़िले का या वो जिस भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उसका नाम गौरवान्वित करना चाहते हैं, तो इस दिशा में उन्हें आना ही चाहिए। बिल्कुल महेश जी। आने वाली पीढ़ी या यूँ कहें जो इस क्षेत्र में अभी कार्य कर रहे हैं, वह कैसे इस क्षेत्र में अपना करियर देख सकते हैं? देखिए, भविष्य के लिए अगर इस दिशा में कार्य करना है, तो सर्वप्रथम हमें इस दिशा के विषय में थोड़ी-सी जानकारी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी संस्थाएँ हैं जो इसके लिए डिप्लोमा कोर्स कराती हैं, कुछ विश्वविद्यालय हैं, हमारे बैतूल में नहीं है, परंतु आउट ऑफ में हैं। जैसे आप सीजी की भी बात कर लें, आप ग्वालियर में भी बात कर लें, जी, आप भोपाल में कहीं देख लें, इंदौर देख लें, सीधी देख लें, जी। सागर देख लें। सो कई ऐसी संस्थाएँ हैं जो डिप्लोमा कोर्स करा रही हैं, डिग्री कोर्स कराती हैं। तो बालकों को अगर इस दिशा में कार्य करना है, तो एक डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स इसमें ज़रूर करना चाहिए। इसमें मास्टर्स भी होते हैं और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें पीएचडी भी बहुत अच्छे से होती है। शासन ने वर्ग 3 जिसको हम प्राथमिक शिक्षक बोलते हैं, इसमें भी इसके लिए कुछ नियुक्तियाँ जारी की हैं जी। और कई ऐसे स्कूल्स हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर को हम देख लें, हम सेंट्रल देख लें, हम नवोदय देख लें, हम DSSS देख लें, दिल्ली सेंट्रल देख लें। कई ऐसे स्कूल्स हैं, कई ऐसी संस्थाएँ हैं जो नृत्य शिक्षक के रूप में भी नियुक्तियाँ कर रही हैं। तो इसमें भी बच्चे अपना भविष्य बहुत ईज़ी गोइंग में बना सकते हैं। बस जानकारी उनके पास होनी चाहिए और एक सही मार्गदर्शन होना चाहिए। तो महेश जी हमारा अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है और बैतूल को आदिवासी संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है। तो महेश जी, यहाँ की लोक कलाओं को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाना चाहिए? थोड़ा आप इस बात को संक्षिप्त में साझा कीजिए। देखिए, हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं स्वयं को, क्योंकि भारत की जो हृदय स्थली है, वो हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में कई ज़िलों में जनजातियाँ, उनकी कलाएँ, उनकी परंपराएँ हमको देखने को मिलती हैं। जी। बैतूल जो कि हमारा क्षेत्र है, सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में निवासरत है। अनेकों प्रकार की कलाएँ और लोक कलाएँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ पर 3 जनजातियाँ मुख्य रूप से निवासरत हैं और कई उपजनजातियाँ भी हैं। मुख्य रूप से अगर मैं देखूँ, तो गोंड जनजाति हमारे यहाँ निवासरत है। कोरकू जनजाति हमारे निवासरत है, प्रधान जनजाति हमारे यहाँ पे निवासरत है। लोक कला का क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है। मैंने रिसर्च के दौरान, शोध कार्य के दौरान जब मैं इन्हें देखता था, मैं इनके विषय में लिखता था, तो मैंने एक चीज़ ये देखी है साहिल जी, कि ये क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत अल्प लोग हैं, क्योंकि ये चीज़ें मेले-मड़ई तक, कुछ ग्रामीण अनुष्ठानों तक या कुछ ऐसे इक्का-दुक्का आयोजन जो होते हैं, वहाँ तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन इसका व्यापकता से अगर इसे बढ़ाना होगा, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कई आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, जनजातीय आयोजन हो, जिनमें जनजाति कलाओं के साथ-साथ जो हमारे यहाँ के ट्राइबल फूड है, वो भी प्रमोट हो। लोक कला के क्षेत्र में इनको व्यापकता मिले, बढ़ावा मिले। एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ जो नई पीढ़ी है, जो कि आज कहीं न कहीं हम देखते हैं पाश्चात्य संस्कृति का उन पर बहुत तीखा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। सो इन्हें संजो के रखने के लिए इन कलाओं को बढ़ावा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो स्थानीय रूप से हो, चाहे वो बड़े रूप में हो। अगर इन्हें जितना ज़्यादा सहयोग मिलेगा, जितना ज़्यादा इन कलाओं पर कार्य होगा, ये लोक कलाएँ देश ही नहीं, विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजा देगी। महेश जी, हम जानना चाहते हैं कि आप लोक कला पर, आप किस लोक नृत्य कला पर विशेष कार्य करते हैं? चूँकि बैतूल जनजातीय क्षेत्र है, बहुत सी लोक कलाएँ यहाँ की प्रचलित हैं। अगर मैं मुख्य रूप से गोंड जनजाति का नृत्य की बात करूँ, तो वो डंडार नृत्य है। जी। कोरकू ट्राइब्स की अगर मैं बात करता हूँ, कोरकू जनजाति की करता हूँ, तो गडली, सुसुन, गडली नृत्य उनका बहुत ज़्यादा प्रमुख है और प्रधान जनजाति की अगर हम बात करते हैं, तो बाना वाद्य यंत्र वो यूज़ करते हैं। उनका एक प्रमुख नृत्य है गायकी नृत्य, जो कि दिवाली के समय से प्रारंभ किया जाता है। बहुत सुंदर नृत्य होता है, कौड़ियों और की झूल जो होती है, उसको पहन कर ये नर्तक हाथ में बाँसुरी लिए अपनी नृत्य भंगिमाओं को करता है, छौके करता है। हमारे शहर का बहुत प्रसिद्ध नृत्य रहा है। छोटी-सी बात ये है कि जूनियर फेलोशिप में भी मेरा जो चयन हुआ, वो विलुप्त होती आदिवासी जनजाति की लोक कला गायकी नृत्य ही रहा है। सो मैं इस नृत्य में थोड़ा-सा पारंगत तो नहीं, पर अल्प पारंगत हूँ और इसे इतने वर्षों से करते आ रहा हूँ और आज भी लगता है कि हाँ, और इसे सीखना बाकी है और इसे करना बाकी है। क्योंकि ये विशालतम समुद्र है, जितनी भंगिमाओं को हम इसमें देख पाएँगे, उतनी सुंदरता से हम इसे कर सकते हैं। क्या बात है महेश जी। महेश जी, इस सोशल मीडिया के दौर में, इस तकनीकी दौर में हमारे युवाओं का लोक कला के प्रति कोई रुझान नहीं है या लोग हमारे युवाओं का लोक कला के प्रति ज़्यादा रुझान नहीं दिखता है। किस प्रकार इसमें जुड़ सकते हैं? सर जी, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आपने पूछा है कि युवाओं का कैसे इस दिशा में रुझान हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल जो लाइफ होती है बच्चे की, वो 6 क्लास से 12 तक जब स्टडी करता है, यहाँ पर भी कहीं न कहीं उन बच्चों को इन लोक कलाओं से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कॉलेजेस आता है, आप हमारे शहर के कॉलेजेस देखेंगे तो मात्र 2-3 कॉलेज ऐसे होते हैं, जो कि
सिर्फ़ ऐसे आयोजन जो किए जाते हैं स्कूल लाइफ़ में तो वो देखने को बहुत कम मिलते हैं। कॉलेजेस में एक आयोजन है जिसे हम युवा उत्सव कहते हैं। एक बाहर से होता है जो दूसरे डिपार्टमेंट कराता है जिसमें हम शायद एनवाईके को भी देख सकते हैं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी देखते हैं। ये कराता है खुला युवा महोत्सव। तो इसमें एक उम्र उन्होंने ले रखी है 15 से 29 वर्ष और युवा उत्सव की उम्र भी आपने कॉलेजेस में देखा है कि वो कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और न्यूनतम आयु या अधिकतम आयु उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। जी, तो ये ऐसे आयोजनों का स्कूलों में भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा शुरू से ही उसको माध्यमिक स्तर से उस चीज़ों को देखे, सीखे और रुझान ले। महाविद्यालय स्तर में जब वो आए, तो जानकारी उस तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि सूचनाओं का अभाव, इनसे मिलने वाली मंचों के अभाव या इनसे अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये युवाओं की जो मस्तिष्क है, उसमें बहुत शून्य देखने को मिलता है। आज का युवा जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर है। कहीं न कहीं बदलता परिवेश के कारण आपने जैसे बोला कि सोशल मीडिया का समय चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रभाव मीडिया का इसमें देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया का उन पे इतना ज़्यादा प्रभाव है कि वो अपना अध्ययन, अपनी शैक्षणिक स्थिति और अपने अंदर जो उनके अंदर एक देश प्रेम, एक मातृ प्रेम होता है, एक मट्टी का जो प्रेम है या जनजाति को लेकर एक जो कलाओं के प्रति जो उत्साह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो कहीं न कहीं शून्य होता जा रहा है। इसे जोड़ने के लिए सीधे से माध्यम मुझे ऐसे लगते हैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि स्कूलों में भी ऐसे आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, जनजातीय नृत्यों के विषय में कार्यशालाएँ लगाई जाएँ। महाविद्यालय में भी हो कि बच्चों को इन रुचिगत माध्यमों से जोड़ा जाए, उन्हें जानकारी साझा कराई जाए। निःशुल्क कुछ ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। कई आयोजन ऐसे होने चाहिए जिनसे बच्चा रूबरू जुड़ पाए, क्योंकि जब तक बालक या बालिकाएँ या युवा इन चीज़ों को देखेगा नहीं, इन चीज़ों को समझेगा नहीं, तब तक उससे जुड़ेगा नहीं। जैसे बौद्धिक विकास के रूप में भी मैं देख लूँ तो हम 2 तरीके के पठन को जानते हैं, एक दृश्य, एक श्रव्य। तो जब तक वो दृश्य में देखेगा नहीं, श्रव्य में सुनेगा नहीं, उसको महसूस नहीं करेगा और उसके लिए अग्रसर नहीं होगा, तब तक वो इस चीज़ से नहीं जुड़ पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे आयोजन कई होने चाहिए जिनमें युवाओं को बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, युवाओं को दिखाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि आयोजन स्थानीय रूप से हर जगह होने चाहिए। तो युवा इसमें सीधा जुड़ेगा और अपनी संस्कृति को जान पाएगा, उस पर शोध कार्य कर पाएगा, उस नृत्य या संगीत को या उस वाद्य यंत्रों को संजो के रख पाएगा। महेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी सारी बातें, आपका अनुभव आपने साझा किया हमारे युवाओं श्रोताओं के लिए। साथ ही ये बहुत विशेष बात आपने बताई कि हमें हमारी लोक कलाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। हमारे कार्यक्रम युवावाणी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ आगामी आगामी भविष्य के लिए, आगामी कार्यों के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद महेश जी। बहुत-बहुत आभार साहिल जी। थैंक यू।